पोल्यूशन सर मैंने कहा नहीं, वो तो हमने कहा था कि फ्राइडे का पोल्यूशन करेंगे, फिर फ्राइडे को तो दशहरा पड़ गया, इसलिए क्लास हुई नहीं। चलो पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट चैप्टर आपका देखो, पोल्यूशन। देखो चैप्टर तो छोटा है आपकी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो एक बार आपको आइडिया में लगेगा कि अरे इतने क्वेश्चंस आते हैं पोल्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चन। यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पोल्यूशन। ठीक है, मेन चीज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में जो पोल्यूशन है। ठीक है, तो बस मुझे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बताओ कि व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन है क्या चीज, कौन बताएगा पोल्यूशन क्या चीज। पहले बात तो पोल्यूशन डिफाइन कैसे करो। हाँ, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस। राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अनडिजायरेबल चेंजेस किसी भी तरह, आप ये मत समझिएगा कि अगर वो हार्म करे तभी वो पोल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो चेंज अनडिजायरेबल अनवांटेड है तो पोल्यूशन है, चाहे वो हार्म करे और चाहे वो हार्म ना करे। अगर वो नेचुरल कॉम्पोजिशन को अल्टर कर रहा है तो दैट इज पोल्यूशन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड ओवर देयर। ठीक है, तो नोट कर लो। पोल्यूशन इज एनी, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पोल्यूशन इज एनी undesirable change, undesirable change in physical, chemical or physical, chemical or biological characteristic of physical, chemical or biological characteristic of air, land, water or soil. Air, land, water or soil. Full stop. Agent that bring out, agent that bring out such changes, agent that bring out such changes are called pollutant. Are called pollutant. Next, Government of India has passed, Government of India has passed Environment Protection Act. Important है, Government of India have passed Environment Protection Act 1986. एक्ट वगैरह लॉज वगैरह जरूर से याद रखिएगा। और अगर कुछ न्यू चेंजेस हो, है ना, अगर कोई भी नया चेंज हो, जैसे कि BS6 नॉर्म आ गए या फिर कोई नया रूल गवर्नमेंट पोल्यूशन का या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का कोई लॉ मतलब इम्प्लीमेंट करे, तो आप उसको जरूर याद रखिएगा और पक्का मानना कि आप पूछा जाएगा 100%। इससे करंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जब भी एग्जाम होता है उसके आसपास मान लो अर्थ डे है, वाटर डे है ना, या ये एड्स डे है या ऐसा कुछ डे है, ठीक है, तो भी वो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आप देखोगे, आपको मिलेंगे। आप जब देखेंगे ना तो यू विल बी सरप्राइज करे इतने क्वेश्चंस आते हैं इस छोटे चैप्टर से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल इसको हल्के में ना लें, है ना। Government of India has passed Environment Protection Act 1986 to improve quality of our environment. ठीक है, तो
सबसे पहले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में एक्ट आया और उसका क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है, अब देखो हम लोग देखते हैं कि पोल्यूशन में दो चीज, जैसे आप दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में जाएं तो वहां पर एयर का पोल्यूशन जो कॉम्पोजिशन है वो पोल्यूटेड है, तो वहां पर जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एयर के कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब कर रही हैं और वो हेल्थ के लिए भी हजार्डस है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप दिल्ली के आसपास वाले जोन में जाएं जहां पर एयर पोल्यूशन ना के बराबर है ना, एनसीआर के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, ग्रेटर नोएडा हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो जिनमें एयर पोल्यूशन कम इसलिए क्योंकि आसपास वेजिटेशन बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, आउटर रीजन ऑफ गाजियाबाद है ना, फरीदाबाद तो खैर दोनों तरह से पोल्यूटेड है वो। ठीक है, तो ऐसे शहरों में ऐसी जगह पे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन तो नहीं होता लेकिन वहां पर डस्ट के पार्टिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से वो उड़ते रहते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते और हमेशा रहते हैं, वो ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं और क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। ऐसे पोल्यूशन को पार्टिकुलेट पोल्यूशन कहा जाता है। तो वो कौन से पार्टिकल होते हैं, उनका साइज क्या होता है, कैसे पार्टिकल होते हैं, तो एक नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू CPCB, according to CPCB, Central Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, the particle size of 2.5 micrometer or less. The particle size 2.5 micrometer or less diameter. तो इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें PM 2.5 कहा जाता है, PM 2.5 ब्रैकेट में लिखिए। Particle size 2.5 micrometer or less diameter are responsible for causing greater harm to humans। यही वो पार्टिकल हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, और यही वो पार्टिकल है जो ह्यूमंस को हार्म करते हैं। इनको PM 2.5 कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नॉइस पोल्यूशन कब उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, एक दूसरा एक और स्टार बना के नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट came into force in India in 1981। Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in India in 1981 and it was amended 1981 and अब दोबारा से इसमें चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, एंड इट वाज अमेंडेड in 1987 to include noise pollution, ठीक है। CNG दिल्ली में कब इंट्रोड्यूस की गई, जब ये लगा कि लोग मरने लगेंगे एयर पोल्यूशन से। गवर्नमेंट ने तो कुछ काम किया नहीं इस पे, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया गया कि CNG इंट्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, तो CNG दिल्ली में फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में CNG दिल्ली में 2002 में इंट्रोड्यूस की गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, नॉट गवर्नमेंट। इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया, याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एक्ट नहीं है CNG इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे कंट्री में CNG इंट्रोड्यूस की गई।
अब एक चीज और देखो, अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो यूरोपियन कंट्री में अब पोल्यूशन का वन ऑफ द मेजर सोर्स क्या है ना? एक तो इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज क्या है? वो डेवलपमेंट की कॉस्ट है और वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज नहीं बंद कर सकते। इंडस्ट्रीज से बहुत सारी चीजें, अब फूड इंडस्ट्री जितनी है चलेंगी तो पोल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा। राइस मिल आप बंद नहीं कर सकते हैं, है ना? कोल्ड स्टोरेज आप बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनको चलना ही चलना है और आप उनको बंद नहीं कर सकते। वो डेवलपमेंट की कॉस्ट एंड यू हैव टू पे दैट फॉर डेवलपमेंट। तो अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज से तो निकलता निकलता, लेकिन साथ में जो व्हीकल पोल्यूशन, वो सेकंड मेजर सोर्स है। और कई सारी जगहों पे तो पैरेलली जितना इंडस्ट्री से निकलता है उतना ही व्हीकल से निकलता है। इनको भी बंद नहीं किया जा सकता, ना बसेस ट्रक्स वगैरह सब बंद नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको कंट्रोल करने के लिए पहले ये चीज यूरोप में है। तो यूरोप में व्हीकल के पोल्यूशन से, व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलने वाली जो गैसेस थी, उनको कंट्रोल करने के लिए यूरो नॉर्म्स आए। क्या था? यूरो नॉर्म्स। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा, वॉल्वो की जब भी आप बस में बैठते होंगे तो आज की डेट में जो नई बसें होंगी सब में लिखा होगा यूरो 3। अब देखना, बहुत सारी। और बाकी छोड़ो, आपने देखा होगा कि कई सारी कारों के, जैसे इनोवा किसी ने देखी होगी, पुरानी वाली जो इनोवा है उसमें लिखा होता है BS4। इंडिका में लिखा मिल जाएगा, टाटा की पुरानी इंडिका में, उनमें पीछे स्टिकर, इतना ग्रीन ग्रीन सा स्टिकर चिपका होता है। और आज की डेट में आप देखोगे ना, अभी जितनी नई कारें आई मैक्सिमम सब में लिखा होता है BS6। देखा है कि नहीं देखा? बताओ। ऐसे लिखा होता है BS6। BS4 तो ऐसे लिखा होता है, तो BS6 ऐसे लिखा होता है। देखा है? ध्यान दिया नहीं दिया है? नो सर। नो तरीके सर। किसी ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया BS6 में। अरे प्रभु, सेल्टॉस आती ना, किया सेल्टॉस, आप देखना उसमें नीचे स्टिकर लगा हुआ प्रॉपर BS6 का। देखना, मैं पर्टिकुलरली नाम बता रहा हूँ आपको, BS6 और बहुत सारी कार में ये आती है। ये अर्टिगा, अर्टिगा के पीछे लिखा होता है BS6। देखो, डिड यू नोटिस इट? मारुति ने डीजल कार बनाना बंद कर दिया। हैव यू नोटिस्ड इट और नॉट? यस सर। बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में अक्टूबर के आसपास, आप देख लेना कब इंट्रोड्यूस हुआ। आप सबको देखना है BS6 इंडिया में किस डेट को इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, देख लेना, इसको नोट कर लेना। अगर अलग से नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ BS इंडिया में, यूरोप में, सबसे पहले यूरोप में कॉन्सेप्ट है। तो यूरोप में गवर्नमेंट ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने, कि उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीधे सीधे जो मैन्युफैक्चरर हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को उन्होंने कहा कि अगर इससे, अच्छा, इसमें मेजर जो व्हीकल पोल्यूशन में मेजर दो चीजें, दो गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मेजर कंपोनेंट है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चार चीजें। आप जब भी आप जाते हो अपनी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हो अपनी कार का, तो ये सब चीजें ये काउंट की जाती है उस इक्विपमेंट से। तो ये चार मेजर पोल्यूटेंट है जो एग्जॉस्ट से बाहर निकल करके आती है। इनको कंट्रोल करने के लिए सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कहा कि देखो भाई साहब, आप अपनी गाड़ी सड़क पे तभी उतार सकते हैं जब इस लिमिट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके एग्जॉस्ट से बाहर, तभी आप गाड़ी सड़क पे उतार सकते हैं। ठीक है, और तभी आप चला सकते हैं और तभी आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन नॉर्म्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट किया गया, इनको यूरो नॉर्म्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले यूरो नॉर्म्स इंडिया में लेकर के आई, बाद में उसी को मॉडिफाइड करने हमने BS नॉर्म्स लेकर के आए। BS का मतलब होता है भारत स्टेज। तो इंडिया में आज की डेट में जो चल रहा है BS नॉर्म्स चल रहा है। BS नॉर्म्स का मतलब होता है भारत स्टेज। और आज की डेट में जो अक्टूबर के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ 2020 में, उसको हम लोग बोलते हैं BS6, भारत स्टेज 6। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। हमने भारत स्टेज, तो इंडिया में जो नॉर्म्स आए, सबसे पहले हम लोग BS1 लेकर के आए, फिर BS2 लेकर के आए, फिर BS3 लेकर के आए, और फिर BS4 लेकर के आए। और BS4 के बाद में BS5 आया ही नहीं, सीधे हम लोगों ने जंप किया किस पे? BS6 में। अब क्या था, इसके पहले के जितने सारे कारों में जो इंजन थे, जैसे बेसिकली मारुति की बात की जाए,
तो उनके पास जितने BS4 इंजन थे उनको BS6 में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, और अगर नए BS6 इंजन मारुति बनाती तो उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, जिससे कि कारें बहुत महंगी हो जाती और उसको बेच भी नहीं पाते। इसलिए मारुति ने अपनी डीजल कार वो BS6 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने डीजल कार बनाना बंद ही कर दिया और पेट्रोल कार ही बनाते हैं। आज की डेट में जितनी भी आपको डीजल कारें मिलेंगी, कोई सी भी डीजल कार, बहुत सारी, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में क्या होता है कि डीजल के साथ में एक टंकी और लगा दी गई है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, यूरिया कहते हैं, और वो यूरिया का लिक्विड होता है, उसको डाला जाता है। वो क्या करता है, इमिशन के से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को क्या करता है, मिटिगेट कर देता है, उनको मिनिमाइज कर देता है। तो BS6 नॉर्म में वो यूरिया वाला साथ में सेटअप आपको मिलेगा सब इंजन में। तो BS6 इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, अब नोट कर लो। सर आपने डेट क्या बताई दी? आपने बताया कि डेट अभी है। हर्षित उसको इंटरनेट पे देख लेना, अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ, इतना मुझे याद है। ओके सर। BS6, लेकिन BS6 कब आया आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सब लोग नोट कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इंटरनेट पे देख लेना, है ना, मैं भी वही अगर बताऊंगा तो देख के बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में नहीं कहीं पे, लेकिन ये BS6 आपसे पूछा जा सकता है विदाउट एनी डबल थॉट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, आप देखना यूरो वगैरह से पूछे गए। तो नोट करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड यूरो थर्ड नॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहले इंट्रोड्यूस किया था यूरो थर्ड नॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड यूरो थर्ड नॉर्म to stipulate sulfur control at 350 ppm। यूरो थर्ड के हिसाब से सल्फर कंट्रोल at 350 ppm and ppm in diesel, sulfur control 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol and 150 ppm in petrol। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब यूरो थर्ड नॉर्म लॉन्च किया इंडिया में, तो उसने कहा कि किसी भी डीजल इंजन से 350 पार्ट पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलनी चाहिए इससे ज्यादा, और पेट्रोल इंजन से 150 ppm से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इंजन पोल्यूशन फैला रहा है और उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, on four wheeler BS4 Bharat Stage 4 was introduced। Bharat Stage 4 was introduced, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। Bharat Stage 4 was introduced in India in 13 megacities, since April 2010। तो BS4 के बाद अब आया BS6, 10 साल बाद, ठीक है। Sir, repeat. Sir. On four wheeler Bharat Stage 4 was introduced in 13 megacities, since April 2010।
ठीक है। तो 2010 अप्रैल 2010 में आया BS4, फिर BS5 तो आया ही नहीं बीच में, और फिर डायरेक्टली क्या आ गया BS6। और आपको कमाल की बात बताऊं, BS6 2020 में लॉन्च हुआ, उसके 5-6 साल पहले से मर्सिडीज BS6 इंजन यूज कर रही है, 5-6 साल पहले से। आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा एडवांस है। मर्सिडीज ने BMW ने सबने BS6 इंजन लगा रखे थे 5-6 साल पहले से, इसके आने के पहले से। सर Next. यहाँ पे हम सिर्फ हाँ? फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या? हम सिर्फ फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं ना सर, मतलब टू व्हीलर्स में भी होता होगा ये सब तो। हाँ, टू व्हीलर में भी आया हुआ है, तभी वो देखा होगा ना। पहले क्या हुआ कि जो नई वाली बाइक और स्कूटी आती थी, सबकी हेडलाइट जलती रहती थी, देखा था ना। यस सर। वो कुछ वही BS6 का ही कुछ काम झाम था, मुझे समझ नहीं आया वो भी। वैसे BS6 की वजह से ही था, BS6 में सब में लाइटें जलती रहती थी। ओके ठीक है, सर। नोट करो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट was launched in was introduced in 1974. Water Prevention and Control of Pollution Act was introduced in 1974 to safeguard water resources. तो गंगा एक्शन प्लान जो चल रहा है, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, वो सब यही है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, उसी के अंडर में हम लोग ये सब चला रहे हैं। टू सेफगार्ड वाटर रिसोर्सेस। अब देखो, कितने परसेंट इम्प्योरिटी ऐड होने के बाद जो डोमेस्टिक वाटर है वो अनफिट हो जाता है पीने के लिए, है ना। नोट करो, अ मेयर 0.1% इम्प्योरिटी, अ मेयर 0.1% इम्प्योरिटी make domestic water make domestic water make domestic water unfit for make domestic water unfit for human. अनफिट फॉर ह्यूमन, ठीक है। एक और बात, अब किसी भी वाटर की क्वालिटी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी वाटर की क्वालिटी आप किस चीज से डिमांड करते हैं, मतलब किस चीज से मेजर करते हो, बताओ। कोई भी वाटर पोल्यूटेड है, नॉन पोल्यूटेड है, आप किस चीज से उसको मेजर करते हो? सर हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं। काहे का कंसंट्रेशन भैया? सर जैसे वो नहीं होता ppm पार्ट्स बाय बिलियन पार्ट्स बाय मिलियन। PPM तो बेटा हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं एयर में, तो यहाँ पे वाटर पे कैसे काउंट करोगे? अलीना बताओ, वाटर पोल्यूटेंट है या नॉन पोल्यूटेंट है, कैसे काउंट करोगे? सर सॉलिड का कंसंट्रेशन लेके उसे वाटर के मतलब उससे डिवाइड करके, सर जैसे बोलो मोल से मैत्री। निकालते हैं। ठीक है, मैत्री आप बताओ। देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, है ना। BOD जानते हो? कई बार लिखा होता है BCD। एक्चुअली BOD इज मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना पोल्यूटेंट है, हम BOD से मेजर करते हैं। BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BCD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो पहले मैं आपको BOD और BCD बताता हूँ, ठीक है, ये भी बताऊंगा। और बताते हैं ना जो जो तुम्हें पता हो। यूट्रोफिकेशन पता है? यस सर। चलो अभी पूछता हूँ तुमसे, एल्गल ब्लूम Yes, sir. पता है?
ठीक है, गुड। बीओडी, बीसीडी, यूट्रिफिकेशन, एल्गो। चलो बताओ यूट्रिफिकेशन क्या होता है अर्षित? सर मतलब जो वाटर के ऊपर एक लेयर जैसी जम जाती है किसी चीज की, उसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है नीचे के ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन लेना। एक घूंसा पड़ेगा तेजी से। सर जो सूरज की वजह से होता है। चुप। बताओ वाली ना, क्या है यूट्रिफिकेशन और ये एल्गल ब्लूम क्या है? सर एल्गल ब्लूम तो सर लेक के ऊपर जो एल्गीज की लेयर बन जाती है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है वो पूरा, वो होता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और यूट्रिफिकेशन क्या है? तो ये नहीं पता सर। चलो ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना है ना, पूरा आपका फोकस इधर ही चाहिए। ये सिर्फ समझने वाली बात है, रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ठीक है? सब लोग ध्यान समझेंगे, ठीक है? समझो, तो मैं आपको यूट्रिफिकेशन में बताऊंगा, ये सब चीज एक्चुअली क्या है, ये कोरिलेटेड है सब, है ना? उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, ध्यान समझना। क्या होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, मतलब नेचुरल, पहले ये एक नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है। अब आपने, आप में से जिसने जिसे देखा होगा, तो नैनीताल में एक नैनी लेक है ना, जिसके नाम पे ही पूरा नैनीताल है। वो लेक नेचुरल एजिंग पे आ रही थी। व्हेन आई वाज इन लाइक, कब की बात है, जब मैं मास्टर्स में था, ये उस जमाने की बात है, मतलब आई हैव सीन दैट प्रैक्टिकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो अपनी नेचुरल एजिंग की तरफ एक्सेलरेट होती है, नेचुरल एजिंग की तरफ बढ़ रही। और अगर ऐसा ही होता रहता, तो अगले 400 साल में नैनीताल में जो नैनी लेक जैसी कोई चीज बसती है, ये दैट वाज परफेक्टली 400 साल में मैक्सिमम बता रहा हूँ, 250-300 साल भी हो सकता था उसकी एजिंग पीरियड। तो अब क्या हुआ कि उसकी नेचुरल एजिंग को रोकने के लिए, आप जब भी जाओगे, आपने किसी ने देखा होगा, तो उसके एजिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसको साफ किया जाए। उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है, वो जो एक्सीलेटर मोटर होती हैं, तो कई सारी सेंट्रीफ्यूगेशन मोटर नीचे डाल रखी है तब से, 2005 से, 2004-5, 4-4-5 की बात करो। तो हमने वो सेटअप लगाते हुए उन लोगों को देखा, एक, तो उन्होंने वो मशीन्स डाल दी। वो मशीन्स लगातार चलती रहती हैं, आप देखोगे नैनीताल की लेक में कई सारी जगह आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का काम कर रही है, जिससे नीचे का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, मेनली वो क्या है, एक्चुअली एल्गल डिजनरेटेड मटेरियल, वो धीरे 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 क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाकर किनारे किनारे सेटल डाउन हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको निकालते जा रहे हैं, अब तो काफी हद तक साफ हो गई है। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं, जिससे लेक के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाए, बीओडी घट जाए, है ना, बीओडी घट जाए, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, ठीक है? तो ये वो काम कर रही है। तो ऐसे नेचुरल, अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो क्या होता, वो लेक डेड हो जाती, उसको हम नेचुरल एजिंग कहते हैं लेक। अब वो नेचुरल एजिंग क्यों होती, समझिएगा। अब होता क्या है कि लेक के बॉटम पे, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है कि धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन स्टार्ट होना लेक में शुरू हो। तो ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे लेक में डिपॉजिट होता है, तो लेक में जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट, बॉटम में पूरा ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे जमा होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर आता कहां से, ये ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है नेचुरली, कहां से आता है, तो ये आ रहा है डेड और डीके पार्ट ऑफ, डेड एंड डीके ऑफ प्लांट और एनिमल मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बह बह करके लेक में जमा होता जाए। अब इस ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक मैटर का हुआ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होने से क्या होगा, ठीक है, ये जो वाटर है, अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे तो वाटर भरा हुआ है, तो डिकम्पोजिशन की वजह से अब वाटर will water will be
हाँ यूट्रोफिकेशन भी, तो तुम बताओ तो मैथिली, तुम्हें करवा दिया था पहले बच्चे, तो वही तो मैं बोल रहा था, ये इसमें थोड़ा सा वो हो गया, अब तुम्हें बायोमैग्निफिकेशन तक रुकना पड़ेगा। आज मैंने तुम्हारे वाले बैच में वहां से स्टार्ट किया, पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन वगैरह से, नॉइज पोल्यूशन से, तो यूरोनॉर्म्स, यूट्रोफिकेशन और मैग्निफिकेशन यहाँ तुम्हारे पिछले वाले बैच में करा दिया था, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा वो क्या है शायद। हाँ मैं उस वाले बैच में मैंने ये भी बता दिया था कि ये क्या होता है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। सर हमने ओजोन डिप्लीशन तक किया था। हाँ ओजोन डिप्लीशन, वहीं से मैंने आज स्टार्ट किया, ओजोन डिप्लीशन से कैसे होता है ओजोन डिप्लीशन, ये तो नहीं बताया था ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, ये आज वहीं हाँ से वो स्टार्ट। सर एक्सप्लेन नहीं किया था, बस हेडिंग लिखी थी। हाँ राइट, ओजोन डिप्लीशन से, तो 10-15 मिनट रुको, है ना, फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वाटर विल बी न्यूट्रिएंट रिच, अब वाटर न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। इस प्रोसेस को, वाटर के न्यूट्रिएंट रिच होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, वाटर का मिनरल रिच हो जाना, यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहली यूट्रोफिकेशन होता है लेक। यूट्रोफिकेशन होने के बाद अब क्या होता है कि इन जनरल इसकी सरफेस पे कुछ एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते। तो अब क्या होगा, बहुत स्पीड से जब मिनरल ज्यादा इनको मिलेंगे, वाटर अवेलेबल है अबंडेंट वे में, तो यहां पर एल्गी ग्रो करना शुरू कर देता और बहुत स्पीड से ग्रो करना शुरू करता है। अब ये दूसरी प्रॉब्लम को बर्थ देता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अगर इंडियन लेक की बात की जाए तो इंडियन लेक में मेनली एल्गल ब्लूम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एल्गी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। तो मेनली ये स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा को और क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो हर्षित, बताया था ना, वाटर सिल्क बोलते हैं। तो मेनली स्पाइरोगाइरा जो है ये वाटर ब्लू, वे एल्गल ब्लूम क्रॉस करते हैं, तो बहुत मोटी एल्गी की अब लेयर बन जाती है। अब जब एल्गी की लेयर बहुत मोटी बन गई तो ये क्या करती है, ये ऊपर से आने वाली ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है, जिससे कि ऑक्सीजन की एंट्री वाटर के अंदर नहीं हो पाती है, और ये लेयर ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व होने से क्या करती है, रोक देती है ना। तो ये क्या ब्रेक करती है, O2 सप्लाई ब्रेक। अब जब O2 की सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो एक तीसरी प्रॉब्लम को बर्थ मिलती है, क्या, डीओ रिड्यूसेस, है ना। डीओ क्या चीज है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना। तो यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसको हम डीओ कहते हैं। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। अब एक चौथी प्रॉब्लम को बर्थ मिलेगी, अब क्या होगा, बीओडी बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे, समझिए बात को, यहां पर जितने भी एनिमल हैं उनको ऑक्सीजन पहले से चाहिए होगी, सप्लाई कम हो गई तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगी। और इस डिमांड को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंग एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए थी, अब जो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो बीओडी बढ़ना नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव। राइट, ये नेगेटिव साइन है ना। बीओडी बढ़ जाएगी तो पांचवा इसका कॉज क्या होगा, एनिमल विल डाई, जितने भी अंडर वाटर एनिमल होंगे वो मर जाएंगे, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। ऐसे धीरे धीरे, हाँ बोलो, सर आपने स्पाइरोगाइरा से बोला था, थोड़ा तेज से बोलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर आपने बोला था ना कि एल्गल ब्लूम का मेन कॉज स्पाइरोगाइरा है, सर एक बार वहां से हाँ। रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एल्गल ब्लूम में मेनली जो कंट्रीब्यूट करता है वो स्पाइरोगाइरा है, वो एक मोटी लेयर बना लेता है। इस मोटी लेयर के बन जाने से अब क्या होता है, वाटर के सरफेस पे एक मोटी सी ब्लैंकेट बन गई।
जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई वाटर में कम हो जाती है और ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो जब ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, सप्लाई कम हो गई या सप्लाई रुक गई, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाएगी, तो डीओ रिड्यूस हो। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, मतलब सप्लाई कम हो गई। अब क्या हुआ, पहले से जितने भी एनिमल मौजूद है उन सबको ऑलरेडी ऑक्सीजन चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई कम हुई तो मतलब डिमांड क्या हो गई, अपने आप बढ़ गई। अब इस डिमांड को और ऐड करने का काम किसने किया, बैक्टीरिया ने। ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, तो डिकम्पोजिशन करने के लिए बैक्टीरिया ने क्या किया कि बैक्टीरिया ने और ऑक्सीजन की डिमांड की, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीओडी को बढ़ा देते हैं, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती। बीओडी बढ़ गई, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही, जिसके इफेक्ट से, एडवर्स इफेक्ट से सब एनिमल क्या होंगे, मर जाएंगे और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आया? यस सर। सर और ये वाटर सिल्क क्या लिखा? हाँ सर वाटर सिल्क। वाटर सिल्क, अरे स्पाइरो गायरो कोई बोलते हैं मेरे भाई, वाटर सिल्क पढ़ाया था 11th में ग्रीन एल्गी में, वही तुम लोगों को कह रहे हैं, रिवीजन नहीं किया। मैंने ग्रीन एल्गी में देखना पढ़ाया था, वाटर सिल्क इसको बोलते हैं, स्पाइरो गायरो को। अब देखो, ये नेचुरल जो रेट की एजिंग होती है वो 1000 साल में होती है, लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, इस एजिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, और साथ में दूसरी क्या चीज होती है, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट, ये सब बह करके डोमेस्टिक वेस्ट में पोल्यूशन से, ये सब पोल्यूटेंट थे, ये पोल्यूटेंट साथ में ऑर्गेनिक मैटर के साथ में लेक में जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे एक्सेलरेट व्हाट, यूट्रोफिकेशन, ये यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट करते हैं। तो जिस लेक को 1000 साल में खत्म होना चाहिए वो 300 साल में खत्म हो जाएगा। अब समझ आ गया पूरी प्रोसेस? सबको क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो। पहले एक पॉइंट लिखो, नोट, नोट करके। ये डायग्राम उतार लिया सबने? इसको नोट करो पहले, पूरे डायग्राम को जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, और ये स्टेप बाय स्टेप करो। ये सीक्वेंस ऐसे ही होता है। सर वो नेचुरल तेज बोलो, आज तुम्हारा माइक्रोफोन से काम नहीं कर रहा, तेज बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये जो एजिंग है वो आप AGEING वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, सर वो अच्छा हुआ, स्पेलिंग आपकी गलती टॉप पे। अरे 80 मैंने लिख दिया, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ये पूरी प्रोसेस है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। नोट कर लिया सबने? जल्दी बताओ। यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर जी बताइए। सर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं? ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ एक्चुअली, मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं। अच्छा, ऑफलाइन क्लास गए थे क्या? यस सर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने गए थे। अच्छा, केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने गए। अभी मैं दिल्ली में था, तो लास्ट 7 डेज से लास्ट क्लास के बाद, तो ऑफलाइन नहीं ले रहा हूँ। ऑफलाइन में शायद सर मिलेंगे, जहाँ सर शायद मिलेंगे। सर मालूम नहीं, मैं तो बस
3 दिन गई थी सर। अच्छा 3 दिन गए थे। अच्छा अच्छा, अब देखो ऑफलाइन प्रॉपर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा। इस सेशन में तो मतलब बस ऐसे ही है, जो लोग खा रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, नोट किया? चलो एक चीज नोट करके लिखो, नोट करो। It is possible to estimate. It is possible to estimate the amount of. It is possible to estimate the amount of biodegradable. It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter. Biodegradable organic matter in sewage water. In sewage water by measuring BOD. By measuring BOD. तो आप BOD मेजर करके ये बता सकते हैं कि कितना वेस्ट मटेरियल इसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट कितना एड ऑन है, कितना ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें पड़ा हुआ है, ये BOD से आप मेजर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब एक पॉइंट और लिखो। वाटर हाइसिन तो जानते हो ना? यस टेरर ऑफ बंगाल। क्या बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका? इकॉर्निया क्रिस्पस, भूल गए? इकॉर्निया क्रेसिपस, यस यस है ना, याद आया? इकॉर्निया क्रेसिपस का बायोलॉजिकल नेम। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक aquatic weed. Ecornia crispus or water hyacinth is the world's most problematic aquatic weed. It is also called terror of Bengal. It is also called terror of Bengal. देखा होगा ना आप सब लोगों ने इकॉर्निया क्रिस्पस? यस सर। ठीक है, तो वर्ल्ड्स most problematic weed, aquatic weed. It is also called terror of Bengal. ये इंडिया में नहीं पाया जाता था, समझे? ये इंडिया में पाया नहीं जाता था और ये इम्पोर्टेंट प्लांट है इंडिया में, है ना? यस सर, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इसको हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए क्योंकि इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं। बाद में पता लगा कि भाई साहब ये जहाँ पे होता है वहां पे कभी खत्म नहीं होता, और जितना एक्वेटिक फ्लोरा और फौना होता है उसको सबको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, BOD बढ़ा देता है, इसलिए फिशेस मर जाती हैं अंदर वाटर में। इसकी सिर्फ एक ही खासियत है, इसकी रूट्स क्या करती हैं कि हैवी मेटल जो पोल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वाटर को साफ कर देती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल वाटर में अगर डाला जाए तो उसको साफ करने की कैपेबिलिटी इसकी रूट रखती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, है ना? तो नेहरू जी इसको इंडिया में लेकर के आए थे क्योंकि उसके फ्लावर्स खूबसूरत होते हैं। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं बायोमैग्निफिकेशन। यहां तक किसी को डाउट? अलीना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या है। इसमें बायोमैग्निफिकेशन, अब देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, खूब पूछा गया। एक डिजीज होती है उसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज, कुछ लोग मिनीमाता भी बोलते हैं। जापानीज में ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, वैसे हम लोग इसको अंग्रेजी में मिनीमाटा बोलते हैं भाई साहब, है ना? मिनीमाटा डिजीज सुना है किसी ने? यस सर। और किसी ने सुना है इस मैत्री के अलावा? नो सर। तो मैं पहले आपको एक बात समझा। एक्चुअली जापान में एक डिजीज पहले पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिजीज कहाँ पे मतलब फैली?
तो ये जापान में एक डिजीज फैल गई। देखा गया कि कुछ लोग फिशेस खा के पहले पागल हो जा रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं। तो भाई देखा गया कि आखिर ये खतरनाक बीमारी आई कहां से और ये क्या क्यों हो रहा है। तो देखा गया कि जापान में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, है ना। तो वहां पर वो क्या करती हैं कि जो वाटर है किसका, बे ऑफ मिनीमाटा का। वहां पे बे ऑफ मिनीमाटा एक बे है, खाड़ी है। तो बे ऑफ मिनीमाटा, तो बे ऑफ मिनीमाटा में जो वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर मर्करी पोल्यूटेड, Hg पोल्यूटेड। तो वो आता कहां से, वो फैक्ट्री से वाटर आ रहा है बे ऑफ मिनीमाटा में, है ना। और वो फैक्ट्री से जो वाटर आ रहा है वो मर्करी पोल्यूटेड। वहां पर देखा गया कि उसका कंसंट्रेशन तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन था। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे होने वाले जो एल्गी थे, तो इस वाटर में एल्गी ग्रो कर रहे थे। इन एल्गी में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर वाटर में 5 मिलीग्राम पर लीटर इसका कंसंट्रेशन है। तो देखा गया एल्गी में इसका कंसंट्रेशन 8 मिलीग्राम पर लीटर है। इस एल्गी को खाया फिश ने, तो फिश के अंदर देखा गया कि 15 मिलीग्राम पर लीटर इसका वॉल्यूम बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। फिश को खाया ह्यूमन ने, ह्यूमन में पाया गया इसका कंसंट्रेशन 20, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो नहीं है, मतलब डेटा नहीं है कोई, ठीक है। 20 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और ह्यूमन को क्या हुआ, इट ब्रेक्स डाउन न्यूरॉन, जिससे क्या हुआ, दे बिकम मैड एंड दे डाइड। और इसी बीमारी को हमने क्या बोला, मिनीमाटा डिजीज बोला। तो मिनीमाटा डिजीज फैलाने के लिए मरकरी पॉइजनिंग से मिनीमाटा डिजीज फैली, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जब किसी भी फूड चेन में हैवी मेटल या हार्मफुल केमिकल का धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने लगे और वो मैग्नीफाई होने लगे, तो इस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर है भाई? सर हाँ सर, तो उस जमाने में मतलब ड्रग्स नहीं आते थे कि मतलब मेडिसिन की क्या कहते हैं मेटल को, मतलब जैसे बेटा, अगर इस जमाने में भी नहीं आते मेडिसिन, तुम उस जमाने की तो बात जाने दो। हमारी बॉडी में धीरे धीरे बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, समझे। यस सर, लेकिन सर ये वाला जिसमें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है सर, इसमें एकदम से हो रहा है ना, तो वो तो पहले डिजीज खोजी गई है, बाद में तब पता लगा कि इसका फिर सोल्यूशन खोजा गया। पहले तो समस्या आती ना, है कि नहीं। यस सर। पहले विंडोज आया, फिर विंडोज के वायरस आए, फिर एंटीवायरस आए, समझे ना। बताओ पहले कोरोना आई यस कि पहले वैक्सीन आई, बताओ मैथिली। सर, पहले तो कोरोना आया। तो लोग यही पूछेंगे आगे चल के स्टूडेंट कि उस जमाने में वैक्सीन नहीं होती थी क्या कोरोना की, है ना। यस सर। नहीं, बच्चे आगे पूछेंगे तुम्हारे जैसे। ठीक, चलो नोट करो। Accumulation of toxic substances and heavy metal, accumulation of toxic substances and heavy metal at successive trophic level, accumulation of toxic substances and heavy metal at successive trophic level is called biomagnification. ठीक है, अब आपको बायोमैग्निफिकेशन का ये समझ में आ गया। मिनीमाटा डिजीज किससे हुई, मर्करी पॉइजनिंग से, नोट कर लो। मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज occurred in Japan due to mercury poisoning। ये भी पूछा जा चुका है कि ये किस चीज को, मर्करी पॉइजनिंग किस चीज को ब्रेक करती है, तो नर्वस सिस्टम को ब्रेक करती है, ठीक है। ठीक, अब देखो दूसरा एक और एग्जांपल।
इसका बेस्ट एग्जांपल है बायोमैग्नेटिफिकेशन का, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल vulture are endangered now. And they are at the verge of extinction. Why? Because of biomagnetism. और वल्चर के इंडेंजर्ड होने के पीछे जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है डीडीटी। ठीक है, डाईमेथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। एक और मेडिसिन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर, उसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस प्रोसेस के, उसका नाम है डाइक्लोफेनॉल। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक तरह का इंसेक्टिसाइड, इसको इंडिया में बैन कर दिया गया, अब नहीं यूज किया जाता है। और डाइक्लोफेनॉल क्या है? ये एक पेन किलर है जो जानवरों को दिया जाता है, ह्यूमंस में भी यूज होता है, पेन किलर डाइक्लोफेनॉल। अब गवर्नमेंट ने देखा कि आखिर साइंटिस्टों ने, एनवायरमेंट साइंटिस्टों ने देखा कि आखिर वल्चर गायब क्यों हो गए। तो उन्होंने देखा कि छिड़काव की वजह से खेतों में जो वाटर में डीडीटी गया, तो वाटर में उन्होंने देखा कि इसका जो कंसंट्रेशन था डीडीटी का, तो डीडीटी का कंसंट्रेशन था 0.003 ppm, ये कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद क्या हुआ, वाटर में पाए जाने वाले जो जू प्लैंकटन थे, उन्होंने उन पे क्या हुआ, जू प्लैंकटन पे इसका गया, तो जू प्लैंकटन में इसका कंसंट्रेशन देखा गया कि 0.04 ppm। फिर उन्होंने देखा कि इसको खाने वाली स्मॉल फिशेस थी, स्मॉल फिशेस में इसका कंसंट्रेशन देखा गया। अब देखिए कितने मल्टी फोल्ड बढ़ रहा है, 0.5 ppm हुआ। फिर उन्होंने देखा कि इसको खाने वाली लार्ज फिशेस जो थी, लार्ज फिशेस में इसका कंसंट्रेशन कितना था, दैट वाज 2 ppm। समझिए कितने गुना बढ़ रहा है, कितने फोल्ड बढ़ रहा है ना, मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि लार्ज फिशेस को खाने वाली जो बर्ड थी, फिश ईटिंग बर्ड, उनमें इसका कंसंट्रेशन था 25 ppm। यही हुआ वल्चर के साथ। हुआ यूं कि अब वल्चर में क्या हुआ कि ये डीडीटी का यूज किया था और डाइक्लोफेनॉल का, इसको कंसंट्रेशन बढ़ गया किसमें, क्रॉप्स में। क्रॉप से उनके चारे में चला गया, जिससे एनिमल्स में चला गया। एनिमल्स जब मर जाते हैं तो ये जितने स्कैवेंजर्स होते हैं, वल्चर वगैरह, उनको खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में चला जाता है। इसकी वजह से वल्चर्स की बॉडी में, या यहाँ पे जो फिश ईटिंग बर्ड्स, इनकी बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई, जिससे वो एग तो ले करते थे लेकिन एग शेल का फॉर्मेशन नहीं होता था और उनके एग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई और आज की डेट में दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, राइट। तो इस प्रोसेस को हमने बायोमैग्निफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, नोट कर लिया, नोट करो नीचे, इसके नीचे एक पॉइंट नोट करो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी sorry, high concentration of DDT disturbed calcium metabolism in bird, which causes thinning of eggshell, and their premature breaking, thinning of eggshell and their premature breaking, and led to
led to decrease in population and led to decrease in population. ठीक भाई? सर आपने डीडीटी का फुल फॉर्म तो बता। हाँ, अच्छा डीडीटी का सर डी लोगो नोट करो। डाईएथाइल डाईमेथाइल ट्राइक्लोरो डाईएथाइल डाईमेथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये था हमारा डीडीटी। आप सर देखो तो ये भाई, जो नाम है ये सर ये हाँ? कोई कॉमन नेम है ना मतलब? क्या डीडीटी? हाँ सर। ना भाई, ये इसका तो टेक्निकल आईपैक नेम है, इसका कॉमन नेम है। एक डीडीटी होता है, एक डीडीई होता है। सर तो ये आईपैक कैसे हो सकता है मतलब क्या क्या? जैसे नॉमेनक्लेचर सर मतलब मैं कह रहा हूँ टेक्निकल नेम कैसे हो सकता है जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं क्यों? तो डाई सर डाईक्लोरो डाईमेथाइल सर आपने डाई क्लोरो बोला डाई इथाइल बोला? डाई नहीं सॉरी डाईएथाइल डाईमिथाइल, तो दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राइक्लोरो तीन क्लोराइड लगे हुए हैं, और इथेन है कि नहीं? ये इसका कॉमन नेम भी है। अच्छा, तो ये डीडीटी हो गया, एक डीडीई भी होता है, बताऊंगा आगे भी। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउसेस क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, पढ़ा होगा ना ग्रीन हाउस इफेक्ट? अलीना पढ़ा हुआ है? यस सर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बता सकते हो हर्षित? सर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह अच्छा अच्छा, शरीन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताओ? सर हीटिंग इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ओवर। सर हीटिंग इफेक्ट मतलब गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है मेजर। और कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर ग्लोबल वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। सर मेजर तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अलीना कुछ बताना चाहोगी? मैत्री क्या होता है ग्रीन हाउस? सो वो एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं हाँ, बहुत और सर वो ग्लास में होते हैं और शाबाश, बहुत स्मार्ट लड़की है। गुड। हर्षित तुम सीखोगे नहीं इससे कुछ? हाँ? तो मैत्री तुम कहाँ पाई जाती हो आजकल? उत्तराखंड में? क्यों? यस सर मैं तो उत्तराखंड में हूँ। कि परसों तो मैं आया हुआ था, अच्छा कहाँ अल्मोड़ा या फिर? अल्मोड़ा भी गया था और फिर रानीखेत भी आया था तुम्हारे यहाँ। सर ऐसे कॉल कर देते हम आपको। अरे नेटवर्क ही कहाँ आ रहा है यार, इतनी तो रोडें टूटी हुई हैं। अच्छा हाँ सर नहीं 3 सर। दिन से तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तब और क्या, नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरे फोन में। सर परसों मतलब सच में परसों या फिर मतलब कुछ हाँ काफी टाइम पहले की बात कर रहे नहीं नहीं, सीरियसली परसों आया था। पहले मैं उधर गया, अल्मोड़ा गया, फिर कसार देवी गया, फिर कौसानी सर गया। आप तो अटक गए होगे बीच में क्योंकि रोड बोल हाँ के वही तो अलग बता रहा अलग हूँ, है। कौसानी में अटक गया, फिर मैं कौसानी गया, कौसानी से फिर रानीखेत गया, फिर रानीखेत से रामनगर होते हुए, है ना, बहुत सारी जगह रास्ता टूटा हुआ था, बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड हुआ था, तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था यार वहाँ पे। यस सर यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हमारा इंटरनेट आ रहा है लेकिन आज, है ना। यस सर कल ठीक हुआ है ना तो कल से सही हो रहा है अभी। हम्म, तभी तो तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, वरना हर्षित को भी कॉल करता। ये हर्षित सर ने अर्षित तो कॉल नंबर, उठाते ही नहीं, वो तो हमारी कॉल नहीं उठाता है। इसीलिए से, हाँ इसका नंबर है, हर्षित का है मेरे पास। अच्छा, कॉल नहीं उठाता, ठीक कोई बात नहीं। चलो अब पढ़ो, समझो ग्रीन हाउस क्या होते हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस, अब तुम्हारे यहाँ तो खैर ग्रीन वेजिटेशन खूब होती है, उसके और ऊपर चले जाएंगे।
मतलब मेनली ये जैसे कनाडा वाले पार्ट की बात की जाए, कनाडा हो गया और साइबेरिया हो गया, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे परमानेंट आइस जमी रहती है, हमेशा स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर माइनस में बना होता है, पॉजिटिव में आने नहीं पाता, पॉजिटिव में आया भी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे पार्ट में वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकती। रीजन क्या होता है कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो अब प्लांट जो ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें 90% 70% या 90% वाटर होता है। लो टेम्परेचर में वाटर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होने की वजह से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और सेल्स फट जाती है। इस प्रोसेस को फ्रीज फ्रैक्चरिंग कहा जाता है। समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीज फ्रैक्चरिंग। ये वैसे ही है कि आप एक एप्पल को लेकर के आते हैं और एप्पल को आप अपने घर में फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रख दो, 2 घंटे बाद उसको निकालो, आपको लगेगा वो सड़ चुका है, क्योंकि सच में उसकी सेल्स सब मर चुकी है। उसके अंदर इतना ज्यादा जो वाटर का अमाउंट है वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सब सेल रप्चर हो जाती है, फ्रीज फ्रैक्चरिंग हो जाती है और वो खराब हो जाता है ना। इसी तरह स्पिनच को या किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को आप फ्रीजर में नहीं रख सकते, है ना, फ्रीज फ्रैक्चरिंग हो जाएगी। यही प्रोसेस होती है साइबेरिया में और कनाडा में, जिसकी वजह से सब्जियां वहां नहीं उगाई जा सकती। तो सोल्यूशन निकाला गया, इस तरह के ग्लासेस के हाउस बनाए गए। इन हाउसेस को ग्रीन हाउस कहा गया क्योंकि इनमें ग्रीन वेजिटेबल ग्रो करने का काम किया जाता है। इन हाउसेस की ग्लास की खास बात क्या होती है कि रेडिएशन अंदर तो आ सकता है, मतलब लाइट अंदर तो आ सकती है। अंदर आने के बाद एक बार लाइट ने अंदर एंट्री कर ली, उसके बाद फिर अगर वो लाइट चाहे कि लाइट हीट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो टकरा करके जब वापस जाने की कोशिश करती है तो ये इसको टकरा करके वापस नहीं जाने देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाहर का टेम्परेचर डाउन रहते हुए भी अंदर टेम्परेचर हो गया कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी प्रोसेस होता है। अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें आराम से कोई भी ग्रीन वेजिटेबल उगाई जा सकती है, बाहर मान लेते हैं -15 टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह के हाउसेस को ग्रीन हाउस कहा गया और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया, ठीक है। समझ आया ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है। सर हाँ मतलब ग्रीन जो वर्ड आया वो ग्रीन प्लांट्स की वजह से आया ना, ग्रीन हाउस। हाँ, एक्चुअली वेजिटेबल ग्रो करने से आया जो ग्रीन वर्ल्ड आया, ठीक है। आप समझना अगली कहानी, फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस का क्या लफड़ा है। देखो अब क्या है भाई साहब कि ये जो आपकी अर्थ है ना, तो ये रही आपकी अर्थ। अब आपकी अर्थ के ऊपर कुछ गैसेस की कवरिंग है। आपकी अर्थ के ऊपर कुछ गैसेस की कवरिंग, और ये कवरिंग क्या करती है, ये कवरिंग क्या करती है, ये नेचुरली इसमें मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कवरिंग है। अब ये कवरिंग क्या करती है, ऊपर से बिल्कुल ये बिल्कुल ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह ही काम करती है। तो ऊपर से आने वाला जो लाइट का रेडिएशन है उसको आने तो देती है, तो अंदर तो आने देती है। उसके बाद जब ये लाइट हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो ऊपर से लाइट आई, और लाइट कैसी है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में है ना। फिर ये हीट में कन्वर्ट हो गई लॉन्ग वेव रेडिएशन में, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद जब टकरा के वापस जाने की कोशिश करती है तो वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एवरेज टेम्परेचर कितना है अर्थ का, 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में। अगर भाई साहब ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर ये नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 से भी कम होता, ठीक है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड की, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट नहीं होती और लाइफ पॉसिबल नहीं। तो ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अर्थ में नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिससे कि लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूशन ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ब्लैंकेट मोटा होता जा रहा है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेलरेट हो रहा, बढ़ रहा है, जिससे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इस एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से अर्थ ज्यादा गर्म होती जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। और इसके लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है उनको ग्रीन हाउस गैसेस। क्या मेरी बात पूरी समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। सर एक बार आप CO2 का रोल वापस। अरे भैया जो यहाँ पे ग्रीन हाउस में जो ग्लास काम कर रहे हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। अब ग्लास ज्यादा मोटा कर दोगे तो अभी क्या हो रहा है,
कुछ लाइट अंदर ट्रैप हो जा रही है कि नहीं? कुछ हीट अंदर ट्रैप हो जा रही है, लेकिन कुछ हीट भाई साहब बाहर निकल जा रही है और कुछ ट्रैप हो जा रही है। जो ट्रैप हो जा रही है वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब क्या हो रहा है, जब आप इस लेयर को मोटी करोगे तो ट्रैप होने वाले का अमाउंट और बढ़ जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर और तेजी से बढ़ने लगेगा और उससे क्या होगा, आइस मेल्ट होने लगेगी। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, चलो तो अब आप नोट करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज a naturally occurring phenomena. Greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating effect of earth surface. Full stop. Without greenhouse effect of earth surface, without greenhouse effect of earth surface, the temperature would have been minus 18 degrees centigrade. Temperature would have been minus 18 degree centigrade. Rather than plus 15 degree centigrade. Okay. Next point. Greenhouse gases are those pollutant gases. Greenhouse gases are those pollutant gases which are accelerating and enhancing the greenhouse effect. Full stop. Due to this effect, the average temperature of Earth, due to this effect, average temperature of Earth is rising, and this phenomena is called global warming. Full stop. Next point, स्टार बना के लिखे गए पॉइंट. During past century, the temperature has increased. During past century, the temperature has increased by 0.6 degree centigrade. Most of it increased in last 3 decades. ठीक भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब आपको नोट करना है कौन कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस है जिनका कंट्रीब्यूशन है और कितना कंट्रीब्यूशन.
भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है 60% ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन का कंट्रीब्यूशन है 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको आप बोलते हैं 14%, N2O का है 6%। ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। नीचे एक स्टार बना के छोटा सा एक पॉइंट और लिख लो। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब इंफ्रारेड हीट रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब long wave radiation and they reflect it back to the earth. They reflect it back to the earth. ठीक भाई, चलो अब अगली हेडिंग डालो, ओजोन डेप्लीशन। क्या चीज है ओजोन डेप्लीशन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, सब आपको पता बता दिया। अब आप हेडिंग डालेंगे ओजोन डेप्लीशन। हाँ, अर्थ की एस्टिमेटेड एज है अभी तक 4.6 बिलियन ईयर्स। सर और है मतलब कि खत्म हो गए? क्या मतलब समझा नहीं? सर मतलब अभी से लेके 4.6 बिलियन ईयर्स ना? हाँ, आज से लेकर 4.6 बिलियन ईयर्स बात की है। ओजोन डेप्लीशन। अब ओजोन डेप्लीशन भी ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही है, इनहेंस कर रही है। अब ओजोन है क्या चीज और ओजोन डेप्लीशन क्या चीज, ठीक है, समझो बात। सर हाँ जी बोलो भाई साहब। सर जो अभी आपने बोला 4.6 बिलियन ईयर अर्थ की एज है, तो मतलब तब तक अर्थ खत्म हो जाएगी या खत्म होना शुरू करेगी? अरे ना भाई, मतलब अभी तक उसकी उम्र है अर्थ की। अच्छा अभी तक, ओके। मैं तो यही पूछ रही थी ना, एज क्या है अर्थ की? नहीं सर, मैं पूछ रही थी जो एजिंग है ना वो खत्म होने वाली। ना अच्छा भाई वो ऐसा कुछ एस्टिमेट नहीं है अभी तक, मतलब अब साइंटिस्ट देखो कुछ कुछ स्पेकुलेशन अलग अलग लगाए जा सकते हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ की इतनी एज इसके बाद खत्म हो जाएगी। देखो ज्योग्राफी मानती है कि, अब समझो मेरी बात को, पूरे वर्ल्ड का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही। पहले अमेरिका ने हो हल्ला स्टार्ट किया और ऐसा ऐसा हुआ, आइस मेल्ट हो गई, नॉर्थ पोल में मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ऐसा होता रहा है, ये बात भी सही है। और फिर पता लगा कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो अमेरिका ही फैला रहा है, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अमेरिका का है। वो पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये आइस एज, तो ज्योग्राफी ये कहती है कि 3 बार आइस एज आ चुकी है, 4th आइस एज। आइस एज में क्या होता है कि पहले पूरा का पूरा अर्थ का पूरा जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट होकर फ्रोजन हो जाता है, सब लाइफ खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आइस मेल्ट होती है और लाइफ आती है, लाइफ जनरेट होती है। तो फिर रिट्रीटमेंट होता है आइस एज का, है ना। फिर पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर से आइस में कन्वर्ट होगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो माना जाता है कि ये 4थी आइस एज है जो जा रही है ना, रिट्रीटिंग आइस एज है, ये ज्योग्राफी का मानना है। अब अमेरिका चिल्ला रहा है कि भैया आइस एज जा रही है, पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं, सब बेकार की बातें थी, ठीक है। तो गॉड नोस कि व्हाट इज ट्रू। ठीक समझ आया? अब देखो ये है अपनी अर्थ, और ये अर्थ के ऊपर इक्वेटर 0 डिग्री है ना, तो ये 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस की लेयर है ना। तो सबसे पहली जो लेयर है जिस पे अपन रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ट्रस्ट। अरे भैया अर्थ की लेयर नहीं, एटमॉस्फेयर की लेयर। अच्छा लिथोस्फीयर। तुमको मारेंगे 2 घूंसा, लिथोस्फीयर कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर की लेयर को। सर एग्जोस्फीयर। मैं तेरी गला दबा दूंगा तुम्हारा मैं।
सर लिथोस तो रॉक होता है ना, तो लिथोस। तब और क्या, तो तुम एटमॉस्फेयर में रॉक कहां से आ गई मूर्ख आदमी? अरे एटमॉस्फेयर मेरे भाई, एटमॉस्फेयर, अरे प्रभु, अर्थ की सर सरफेस के ऊपर। ओजोनोस्फेयर, सर ओजोनफेयर, मैं भूल गई थी। मैत्री सीरियसली, मतलब समझे ना, मतलब हत्या कर दूंगा मैं तुम्हारी बिल्कुल, कुछ भी बोल रहे हो, चुप करो। इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, मूर्खो। सर ट्रोपोस्फियर, एक मिनट सर, वो उसमें तो एयरप्लेन उड़ता है ना? घूसा पड़ेगा ना तेज। वो तो अर्थ शायद की, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। यस सर हाँ यार। स्ट्रेटोस्फीयर में, और क्या, वही तो मैं कह रहा था। ओजोन, ट्रोपो, समझो पहले बात को मूर्खो। ट्रोपोस्फीयर अर्थ की जो सरफेस है जिस पे अपन रह रहे हैं वो क्रस्ट है, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हमने क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। जहां पानी है हाइड्रोस्फीयर, ओशन है। जहां पे अपन रह रहे हैं और माउंटेन है, उसको हमने लिथोस्फीयर कह दिया, ठीक है। लिथो माने रॉक होता है। अब क्या है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जहां तक वो गैसेस है, जहां तक लाइफ मेनली है, मेजर गैसेस है, उसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अपन रहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। जो कॉम्पोजिशन अपन पढ़ते हैं गैसेस को, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है, हम आप साइंस वाले जो मानते हैं, वो 14 से 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर में, और यहां पर इधर पर पोल्स में ये मोटाई कम है, सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा क्यों है बोलो? अरे ऐसा क्यों है, कुछ तो दिमाग लगाओ, लॉजिकल बात है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि अर्थ कंप्लीटली राउंड अरे, है, एलिप्स है। अरे मेरे मालिक, तो अर्थ का एलिप्स है तो इसका क्या मतलब है? चारों तरफ इसकी लेयर तो बराबर होनी चाहिए ना सरफेस से। सर वो टिल्टेड भी ऐसे लिए। अरे नहीं यार, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंसुलेशन कहां पड़ता है? लैंड। इक्वेटर में। यस, इक्वेटर की रीजन में। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, इक्वेटर में। तो हीट सबसे ज्यादा कहां पे? इक्वेटर में। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, गैस क्या होगी? एक्सपेंड करेगी, यस सर। वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब यस। गैस का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ मोटी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पहुंच गई। पोल्स पे क्या है? टेम्परेचर लो है। क्यों लो है? इंसुलेशन कम पड़ता है, रेस स्लांट पड़ती हैं, जिससे टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर में क्या होता है? गैसेस कॉम्प्रेस होती हैं। कॉम्प्रेस हो गए तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो गई, दैट्स इट। और क्या रीजन है? यही रीजन है। यस सर। ठीक। अब देखो क्या है भाई साहब, कि यहां से, तो ये तो हो गया। अब यहां से अर्थ की सरफेस से लेकर के यहां तक, है ना, ये दूरी है 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर की रेंज में क्या पाई जाती है? इस वाली रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी आप बात कर सर रहे सर आपने आपने जो रेड कलर का बनाया है वो क्या है? हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक। नहीं सर, जो रेड कलर का आपने अर्थ बनाया ये क्रस्ट है ना? ये तो पूरा अर्थ है, ये पूरी अर्थ है। इसको हम ज्योग्राफी के अंदर थोड़े पढ़ा है। ये तो बीच वाला कोर हो गया, फिर ये क्रस्ट वाला पार्ट, सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट, है ना, ठीक है। सरफेस जहां पर रहते हैं, ये वो बात है, ठीक। वहीं से हम लोग नाप रहे हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर जो है, यहाँ पर वही एरोप्लेन उड़ते हैं, और यहाँ पे वगैरह वगैरह, गैसेस का कॉम्पोजिशन कम है, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो छोड़ो, ज्योग्राफी वाली बात होगी। अब यहाँ पर क्या है भाई साहब, कि 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, कहाँ पे? सरफेस से आता है, ठीक। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ही कोई स्फीयर नहीं, एक रिंग पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ही एक रिंग है, ये रिंग। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक रिंग है, इसके अर्थ की सरफेस से एवरेज जो वो है, क्या एवरेज हाइट है, देखो ये रिंग, सर इस रिंग को क्या बोलते हैं? बता रहा हूं ना, समझो तो पहले। इसकी अर्थ की सरफेस से, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन स्फीयर, ये ओजोन रिंग, इसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर। ये ओजोन गैस की बनी हुई, इसकी O3 की बनी। ये अर्थ की सरफेस से 23 टू
25 किलोमीटर की हाइट पे है और इसकी खुद की हाइट इसकी खुद की थिकनेस 2 to 3 किलोमीटर थिकनेस है इसकी, ठीक है, और ये ओजोन की बनी हुई। इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है अल्ट्रावायलेट ए और बी जो रेज होती हैं उनको रोकना, उनको फिल्टर करना, जिससे कि वो अर्थ पे ना पहुंचने पाए, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़ाने पाए, लोगों को कैंसर ना होने पाए। तो दे स्टॉप, और रेदर देन स्टॉप दे फिल्टर यूवी ए एंड बी रेज। तो अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज को फिल्टर करने का काम करता है। इसको हम लोग ओजोन स्फीयर या ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन को मेजर करने की जो यूनिट होती है, यूनिट टू मेजर ओजोन, इसकी यूनिट होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन। सिंबल होता है स्मॉल डी कैपिटल बी, डॉप्सन। तो ओजोन की थिकनेस को डॉप्सन में नापा जाता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सर यस सर, आ गया। सर एक बार लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। हर्षित तेज से बोलो, तेज से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का होता है। अरे देखो, तो पहले इसको नोट करो, बताता हूं। अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो, अर्थ को आपने क्या किया, ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ को आपने बोला कि सबसे अंदर वाला पार्ट क्या, कोर, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या, मेंटल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या, क्रस्ट। क्रस्ट में जहां पे लैंड है हमने कहा वो लिथोस्फीयर है, और जहां पे वाटर है हमने उसको कहा हाइड्रोस्फीयर है। दैट्स इट, खत्म ना। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलाकर के क्या बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, अपर क्रस्ट। और सर क्रस्ट से 14 से 18 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फीयर, हाँ, आपने ये बोला। क्रस्ट से इक्वेटर में 14 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर है, और वहीं पे अगर हम पोल्स की बात करें तो 7 से 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर। सर ये वापस बता दीजिए प्लीज, आप समझा नहीं। अर्थ से इक्वेटर पे अगर खड़े होकर देखोगे तो ट्रोपोस्फीयर जो है, जो गैसेस की लेयर है, ट्रोपोस्फीयर की जो लेयर है उसकी मोटाई 14 से 18 किलोमीटर है। लेकिन अगर यही एटमॉस्फेयर आप नापोगे पोल्स पे जाकर के तो 7 से 8 किलोमीटर, क्योंकि पोल्स पे टेम्परेचर कम है, गैसेस की डेंसिटी क्या है, पोल्स के वहां पे थिकनेस है, कंप्रेस्ड गैसेस। और इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से गैसेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे मोटा है। दैट्स इट, यही रीजन। यस सर। नोट करो इसको। ओजोन बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? बेनिफिशियल। मैत्री बोलो, सर कैसे, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओजोन बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? बताओ एलिना। सब बेनिफिशियल है। यस सर, बेनिफिशियल है। मैं कहता हूं इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स वेरी डेंजरस। ओजोन येलो कलर की गैस है, इससे मछली की तरह बदबू आती है, और लोअर एटमॉस्फेयर में जब ये पाई जाती है तो ये क्या करती है, प्लांट के एजेस को बर्न कर देती है, ह्यूमंस में डिजीज कॉज करती है। तो जब ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाए तो उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, और ट्रोपोस्फीयर में ओजोन बहुत हार्मफुल है। यही ओजोन जब उड़ करके स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है, ओजोन स्फीयर में पहुंच जाती है, तो वहां अल्ट्रावायलेट फिल्टर करते हैं, इसको गुड ओजोन बोलते हैं। आप समझ आया, गुड ओजोन बैड ओजोन, यस सर। राइट? कहां पे यूज होती है? आप देखो, मिनरल वाटर जब आप लेते हो तो उसमें क्या लिखा होता है, ओजोनाइज्ड वाटर लिखा होता है ना। तो ओजोन को वाटर प्लांट में वहां पे प्रास किया जाता है टैंक्स में, क्यों? बैक्टीरिया और इनको वायरसेस को मारने के लिए, है ना, वाटर को क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ओजोन का यूज करते हैं। तो दैट इज गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। सर वो फिल्टर यूवी के आगे क्या लिखा है? फिल्टर यूवी रेज, यूवी ए एंड बी नहीं सर। रेज, यूवी ए एंड बी रेज, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज को फिल्टर करने का काम करता है।
ठीक है। यस दैट्स इट फॉर द डे। कोई क्वेश्चन? तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि मतलब ये कैसे हार्मफुल है। ऐसा है, देखो ना, ये जब ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है, लीक आउट होती है, तो क्या करती है, प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म उसको रोक देने का काम करती है, ह्यूमंस के लंग्स को डिजीज कॉज करती है ना, तो उसको बैड ओजोन बोलेंगे। यही अब रुकेगी तो है ना ट्रोपोस्फीयर में, ये उड़ के कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब ये ऊपर पहुंच जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो फायदे का काम करने लगती है। तो तो जब तक, मतलब एक तरह से बेनिफिशियल भी है ना, क्योंकि ये फिल्टर भी करती है। हाँ तो वही ना, जब तक ओजोन, जो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है वो बैड ओजोन है, क्योंकि नुकसानदायक है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है वो गुड ओजोन है। दैट्स इट। ओके सर, ऐसे समझ में आ गया। समझ आया? और Yes. किसी को डाउट? सर। कोई डाउट नहीं? हाँ बोलो बेटा। सर डीडीटी डाइथाइल डाइमिथाइल सर, मतलब वो तो फिर फॉर्मूला बन नहीं सकता सर। अरे वो तो तुम केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, डीडीटी को कहते हैं बस, ये तुम जान लो। ठीक है, ये केमिस्ट्री हमसे मत पूछो, केमिस्ट्री बहुत कमजोर है हमारी। सबसे ज्यादा हमें जो खराब सब्जेक्ट लगता था केमिस्ट्री लगता था। ये तो केमिस्ट्री, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, डीडीटी और डीडीई दोनों यही है। फिर डाइक्लोरो, क्या लिखा था? सर आपने डाइथाइल डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोला। चलो डीडीटी डीडीई में मैं बता दूं तुम्हें, डीडीटी डीडीई छोड़ो, इतना याद रखो, डीडीटी और डीडीई होता है ना, मैं देख के बता दूंगा। ठीक, ओके और बताओ, और कोई डाउट? नहीं? शरीन, एनी डाउट? नो? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखो, तुम्हारे पहले वाले बैच का उसका फिनिश हो गया सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे रिवीजन कैसे कैसे करना है ना? ठीक है, यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। वेलकम, बाय, गुड नाइट।